हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हम क्या कहते हैं कि पढ़ रहे थे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, जिसमें हमने क्या कहते हैं कि यहाँ तक पढ़ लिया था। और हमें आज स्टार्ट करना था ऑपरेटर से। कहाँ से स्टार्ट करना है? तो ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर होते क्या है? जैसे कभी आपने ऐसे याद ऐड किया होगा, दो नंबर्स को ऐड किया होगा, 3 + 5। हाँ, तो 3 + 5 में ये जो प्लस आ रहा है, ये ऑपरेटर है। यही ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का काम होता है कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म। ऑपरेटर का काम क्या होता है? कोई सी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना। ओके, तो वही एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म यूज किया जाता है ऑपरेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 + 5 में कौन काम कर रहा है? प्लस काम कर रहा है। यहाँ 3 - 2 में कौन काम कर रहा है? माइनस काम कर रहा है। जैसे अगर 3 × 2 में कौन काम कर रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई काम कर रहा है। तो अलग अलग ऑपरेटर्स होंगे। बाकी जो बचे उन्हें ऑपरेंड बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? ऑपरेंड। जैसे A + B, तो यहाँ पे देखो A और B, ये दोनों क्या है? ऑपरेंड। ये दोनों ही क्या है? ऑपरेंड। लेकिन वहीं पे प्लस जो है वो क्या है? ऑपरेटर। प्लस क्या है? ऑपरेटर। ओके, प्लस क्या है? ऑपरेटर है। और बाकी जो है वो ऑपरेंड है। द वैल्यूज दैट ऑपरेटर वर्क्स ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सप्रेशन 10 + num, 10 + num में 10 क्या है? ऑपरेंड। नम क्या है? ऑपरेंड है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि प्लस जो है वो क्या है? ऑपरेटर है। प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ओके, गॉट इट। अब ऑपरेटर में बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं। जैसे प्लस हो गए, माइनस हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ये सब क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं? अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करने में सहायता। किसमें सहायता करते हैं? अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करने में सहायता करते हैं। तो देख लो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस होते हैं। प्लस में देखो क्या कहते हैं कि एडिशन का काम होता है। तो इसका क्या नाम है? एडिशन। ये ऑपरेटर का काम क्या करता है? एडिशन। इस क्या करता है कि दो न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करेगा। दो न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है। ठीक है, ओके। जैसे 5 और 6, 5 + 6 क्या हो गया? 11। माइनस, सब्ट्रैक्ट ऑपरेंड, हाँ, राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। राइट वाले को लेफ्ट से घटाता है। राइट वाले से मतलब कि लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो कि A = लिख दिया 10, B = लिख दिया 5। तो अगर मैंने लिखा A - B, तो इसका मतलब हुआ कि राइट वाले, हाँ, इसमें से लेफ्ट वाले में से राइट वाले को घटाएगा। 10 - 5 मतलब 25। तो समझ आएगी? नहीं समझ? हमेशा राइट, हाँ, ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। सब्ट्रैक्ट द, हाँ, राइट वाले को लेफ्ट वाले से घटा देता है। ओके, गॉट इट। तो यानी कि ये हमें समझ में आ गया। अगला आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि इसका काम करना है मल्टीप्लाई करना। 5, हाँ, ×6 5 * 6। इसी तरह से डिवीजन ऑपरेटर होता है। डिवीजन ऑपरेटर का काम होता है डिवाइड। डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या होता है? डिवाइड करना। तो डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड से डिवाइड करेगा। लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड से डिवाइड करेगा। और जो भी कोशिएंट आएगा वो रिटर्न कर देगा। जो भी कोशिएंट आएगा वो रिटर्न करेगा। ओके, जैसे 5 ÷ 2 कितना होता है? 2.5। तो 2.5 आंसर है। ओके, एक होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है? रिमाइंडर को लौटाना। किसको लौटाना? रिमाइंडर को लौटाना। जैसे मान लो कि मैंने लिखा, हाँ, ये तो मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताना। 13 मतलब कि मॉडुलस 3। इसका मतलब 13 को 3 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर है वो बताना। ये जो होता है इसे मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर। जो क्या रिटर्न करता है? क्या रिटर्न करता है? रिटर्न तो करता है कि कहते हैं कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 3 × 4 = 12, यानी कि 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, गॉट इट। अगर मान लो 15/2 लिखा हुआ है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ओके, इतना बात समझ आएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर में जितना आएगा। फ्लो डिवीजन क्या होता है? फ्लो डिवीजन का मतलब होता है कि डिवाइड्स द
ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट से, हाँ, बाई रिमूविंग द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट को नहीं रिवाइज, डेसिमल पार्ट का आंसर नहीं देता, ठीक है, डेसिमल पार्ट का आंसर नहीं देता। इसमें क्या होगा कि जब आप ऐसे लिखते हैं ए ऐसे, तो ये फ्लोर डिवीजन की बात करता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि आंसर क्या कहते हैं कि, जैसे समझना, अब मैंने लिखा सबसे पहला चीज, अगर मान लो 10, प्रिंट लिखते, प्रिंट 10 डिवाइड बाई 4, तो आंसर इसका आ जाता है 2.5, इसका आंसर कितना आ जाता है 2.5। बट अगर आप लिखते हो प्रिंट 10 और फ्लोर डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो केवल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आता, पॉइंट वाला आंसर नहीं है, पॉइंट के बाद वाला आंसर नहीं आता है, ओके, पॉइंट के बाद वाला आंसर नहीं आएगा। और ये क्या होता है, डबल स्टार का मतलब होता है वो क्या कहते हैं, पावर, डबल स्टार का मतलब होता है पावर। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ प्रिंट 2 स्टार स्टार 4, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी, 16, हमें पता है 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 की, 16 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मान लो प्रिंट 3 की पावर 2, तो कितना, सॉरी 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 सॉरी, प्रिंट 3 स्टार स्टार 2, इसका मतलब हुआ 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। ओके, तो स्टार स्टार का मतलब होता है कि पावर, तो यानी कि यहाँ तक आपको पता समझ, ऑपरेटर्स प्लस एंड स्टार वर्क इन सिमिलर मैनर फॉर अदर सीक्वेंसेस डेटा टाइप लाइक लिस्ट एंड टपल्स, लिस्ट और टपल्स में भी ये काम करते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आ चुका है आपको। अब अगला आता है जो सेकंड टाइप का जो ऑपरेटर है, जो सेकंड टाइप का जो ऑपरेटर है उसका नाम है न्यूमेरिकल ऑपरेटर, सॉरी सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर। जो सेकंड टाइप का ऑपरेटर है उसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, कंपेयर करना, कंपेयर करना, ठीक है, चेक करता है कि क्या ये, जैसे ये ऑपरेटर है, क्या चेक करता है कि क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, लेफ्ट और राइट वाले वैल्यूज क्या इक्वल है, और इसका आउटपुट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स है। रिलेशनल ऑपरेटर में जो ट्रू ये वैल्यू आती गई, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने नंबर 1 लिखी, num 1 की वैल्यू हमने लिख रखा है 10, num 2 की वैल्यू हमने रखा है 0। अब चेक कर रहे हैं इफ num 1 इज इक्वल टू num 2, तो क्या चेक, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ ऐसे समझना, अगर मैंने लिखा, सबसे पहले लिख दिया a = 10, b = 5, अब मुझे बताना, और यहाँ पे मैं एक कोड लिख रहा हूँ a == b, क्या a == b है, नहीं है ना, नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, अब मान लो कि ऐसे लिखा होता, c = 10 लिखा होता, c इसी में 10 लिखा होता, अब फिर से अब मैं पूछता a == c, a == c, तो आंसर आता हाँ, इसका आंसर आ जाता है ट्रू। ओके, ना बात आपको समझ में आ चुका हो। ओके, तो ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि हम देखते हैं कि दो दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन, क्या रिलेशन है। अब ये तो इक्वल टू था, ऐसे ही नॉट इक्वल टू होता, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू में जैसे मान लो कि यहीं पे अब लिखा होता इज नॉट इक्वल टू ए, इज नॉट इक्वल टू बी, तो क्या बताओ, ए और बी इक्वल है क्या, नहीं, तो ये बात भी तो बोल रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, इसका आंसर आ जाएगा टू। लेकिन अगर मान लो कि ए इज नॉट इक्वल टू सी, क्या ए सी के बराबर नहीं है, तो फॉल्स हो जाता, क्योंकि ए और सी तो बराबर है। इतना बात समझ आया। ऐसे ही है लेस देन, और सॉरी ग्रेटर देन और लेस देन। जब मैंने बोला कि नंबर 1, जब ऐसे मैंने लिख दिया कि, ऐसे चेक करो ए इज, हाँ, अब कह रहे हैं कि हमें चेक करके बताओ कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ट्रू। लेकिन अगर मान लो कि b इज ग्रेटर देन सी होता, तो क्या कहते हैं कि क्या आ जाता, b इज ग्रेटर देन सी आता है तो क्या होता, फॉल्स आ जाता, b इज ग्रेटर देन सी में क्या हो जाता, फॉल्स आ जाता। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें। सिमिलरली कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर, ओके।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक तीसरा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला जो ऑपरेटर है उसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है वैल्यूज को असाइन। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है वैल्यू को असाइन। तो देखो, जैसा कि हमने बताया था कि अगर मैंने लिख दिया कि नम इक्वल टू टू, तो इसका मतलब टू की वैल्यू नम में क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड वाले की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन करना है। राइट साइड वाले वैल्यू को लेफ्ट साइड में क्या करना है? असाइन करना होता है। जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल टू फाइव। ए इक्वल टू फाइव, तो इसका मतलब हुआ कि हमने इसकी वैल्यू को ए में असाइन कर दी। और ए बी इक्वल टू मैंने लिख दिया ए, बी इक्वल टू ए, इसका मतलब ए की वैल्यू मैंने बी में असाइन। इसका मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ ए इज असाइंड टू बी। और इसका मतलब हुआ फाइव इज असाइंड टू स्मॉल ए को असाइन किया गया। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका है। फिर अगला आता है एक, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड वाला होगा उसकी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में हमेशा असाइन। ओके, राइट साइड की वैल्यू को हमेशा हम लेफ्ट साइड में असाइन करते हैं। अब ये क्या होता है? प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो कि x प्लस इक्वल टू वाई आया है, इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या होता है? x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे यही आ गया, इट एट द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑफ टू द लेफ्ट साइड। तो जैसे मान लो कि नम इक्वल टू टेन लिखे, नम इक्वल टू टेन लिखा हुआ है, नम टू इक्वल टू टू लिखे। तो अगर मुझे क्या कहते हैं कि नम वन इक्वल टू क्या करना है? प्लस टू करना है, तो कितना हो गया? 12। ठीक है, ओके, इतना बात समझ में आ गया। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाला भी होगा, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, इतना ध्यान रखिए बस। ओके, ऐसे सब्ट्रैक्शन वाला भी होता है, ऐसे डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि कभी भी ऐसा आ जाए, मान लो कभी भी ऐसा लिखो कि कहीं एक्स इक्वल टू स्टार वाई, तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स स्टार वाई। ओके, इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही मान लो कि x इक्वल टू एक्स, ओ सॉरी, स्टार स्टार वाई लिखा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू एक्स स्टार स्टार। ओके, तो ये सारी चीजें हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसमें। अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी गलत हो जाता। यहाँ पे पहले ही स्टार लगा हुआ, प्लस इक्वल टू आर, यहाँ पर ये भी गलत हो जाता सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टार इक्वल बार। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं एंड और नॉट, इसमें क्या यूज किया जाता है? एंड और नॉट यूज किया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रख लो कि लोअर केस में ही एंड और नॉट को यूज करना है, लोअर केस में ही ऑपरेटर को यूज करना है, एंड और नॉट को। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेलुएट्स द इधर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पर भी क्या होता है? या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। जैसे एंड, ये लॉजिकल एंड की वैल्यू बता रहा है, या तो ट्रू होगा अगर दोनों इवेंट ट्रू, तब तो ट्रू, अगर दोनों इवेंट फॉल्स तो फॉल्स। जैसे नम वन इक्वल टू टेन, नम टू इक्वल टू, तो मैंने बोला कि नम वन वन, क्या नम वन टेन है? हाँ। क्या नम टू भी टेन है, 20 है? हाँ। अगर दोनों में से कोई एक गलत हो जाता, तब की कितने के आंसर क्या आ जाता? फॉल्स आ जाता। दोनों से में से कोई भी एक गलत हो जाता तो आंसर हमारा क्या आ जाता? फॉल्स हो जाता। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो, हमने चेक किया, क्या नम वन टेन है? हाँ सही है। क्या नम टू टेन है? नहीं, नम टू तो क्या होना चाहिए था? -20 होना चाहिए था, इसलिए क्या हुआ? ये फॉल्स हो गया। ओके, इतना बात समझ में? तो ऐसे ही और जो होता है ये लॉजिकल और होता है। और वाले में से कोई एक सही होना चाहिए, कोई भी एक सही तो सही, अगर दोनों गलत तो तभी गलत, जब दोनों गलत होते हैं तभी गलत होता है। और नॉट में क्या होता है? नॉट में उसका जस्ट उल्टा, अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स आए तो ट्रू आ जाएगा। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अगला आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। अगला जो है उसका क्या नाम है? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है मेंबरशिप को चेक करता है। क्या चेक करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि इफ वैल्यू इज मेंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस और नॉट, वैल्यू जो है वो किसी भी गिवन सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं। जैसे मान लो, अब हमने लिख दिया
ए इक्वल टू, ऐसे हमने लिख लिया कि ए इक्वल टू 1 2 3, या ए इक्वल टू लिख देता हूँ 2 4 6। मैं लिख लेता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी लिख देता हूँ, 2 4 6। ओके, ए की वैल्यू लिख देता हूँ 2 4 6 8। अब हमें चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि ए 8 में है, ए है कि नहीं है। तब हमें चेक करना है 1 इज, हम ऐसे चेक कर सकते हैं, पहले यहाँ 2 इज, हाँ, 2 इन सीक्वेंस, ये ऐड करेंगे 2 इन ए। क्या चेक कर लेंगे, 2 इन ए। अगर हम चेक करते हैं, अगर फॉल्स हुआ, हाँ, फॉल्स हुआ तो फॉल्स, ठीक है। तो क्या 2 ए में है, हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 2। मान लो कि कैसे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था, 2 इन ए, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। कैसे फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग, जबकि इसमें क्या है, नंबर है। ध्यान रखना कि ये सबको थोड़ा सा नोटिस करना कि यहाँ पे स्ट्रिंग लगा है कि नहीं लगा हुआ। तो इन और नॉट इन, अगर मान लो कि यहीं पे लिख देता 3, 3 जो है वो ए में नहीं है, 3 जो है नॉट इन, 3 नॉट इन ए, 3 नॉट इन ए, 3 नॉट इन ए का आंसर आ जाएगा ट्रू। लेकिन अब मैं लिख देता 6 नॉट इन ए, तो क्या आ जाता, फॉल्स। ओके, तो यहाँ तक बात समझ आ गई, मेंबरशिप ऑपरेटर भी आपको समझ में आ चुका। हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझ में आ चुका। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है एक्सप्रेशन। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन, एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वेरिएबल का और ऑपरेटर। तो एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट के, वेरिएबल्स के और ऑपरेटर के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। जो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट के, वेरिएबल्स के, इन सब के क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेलुएट्स टू अ वैल्यू, हर एक एक्सप्रेशन का एक वैल्यू होगा, हर एक एक्सप्रेशन का एक वैल्यू होगा। अ वैल्यू और स्टैंड अलोन वेरिएबल इज आल्सो एक्सप्रेशन, मतलब ए भी एक एक्सप्रेशन है, 10 भी एक एक्सप्रेशन है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बट अ स्टैंड अलोन ऑपरेटर कभी भी प्लस, नॉट एक्सप्रेशन। ध्यान रख लेना। अब चेक करना कि क्या एक्सप्रेशन है, 3 + 5 एक्सप्रेशन है, हाँ जी। 4 एक्सप्रेशन है, हाँ जी। 5 + B ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है, हाँ जी। 3 + 8 - 2 एक्सप्रेशन है, हाँ जी। बी ऑपरेशन एक्सप्रेशन है, हाँ जी। ए एक्सप्रेशन है, हाँ जी। A + B - C ऑपरेशन एक्सप्रेशन है, हाँ। प्लस एक्सप्रेशन है ना, डिवाइड 3 × एक्सप्रेशन है ना। तो ये ध्यान रखना है कि क्या तो एक्सप्रेशन कौन सी चीजें होंगी वो समझ लें। जैसे ये एक्सप्रेशन है, हाँ जी, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी अकेला ऑपरेटर कभी भी एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, ओके। तो अब यहाँ पे जो अगला जो आता है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है, कौन सा ऑपरेटर बाद में काम करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है, कौन सा बाद में काम करता है, ये ध्यान रखना है। सो फॉर वी है, अब हमें किसको प्रेसिडेंस, मतलब कि देखो, जैसे अब हम सॉल्व करेंगे 20 + 30, इसको सॉल्व करते हैं तो इसके दो आंसर आते हैं, 20 + 30 × 40। अगर मान लो आपको ये दिया हुआ 20 + 30 × 40, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि 20 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 2। लेकिन हमें कैसे पता कि यही है, ये भी तो हो सकता है। इन दोनों को पहले जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2000 भी आ सकता है आउटपुट। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि हाउ विल यू
हाउ विल पाइथन इवेलुएट द फॉलोइंग 20 + 30। तो ध्यान रख लो कि पाइथन क्या करता है कि सबसे पहले देखता है कि प्रेसिडेंस ऑपरेटर कौन, किसको प्रेसिडेंस ऑपरेटर देना है, कौन किसको ज्यादा प्रेसिडेंस है। ठीक है, किसको ज्यादा प्रेसिडेंस है। तो अगर देखो तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि पाइथन ने क्या किया है, स्टार और डिवाइड इनको हायर प्रेसिडेंस से दिया है। किससे, प्लस और माइनस से। ठीक है, स्टार और डिवाइड को क्या कहते हैं कि स्टार और डिवाइड को यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के पास में ज्यादा क्या कहते हैं प्रेसिडेंस होता है। तो पहले ये वाले सॉल्व, पहले ये सॉल्व होंगे, तब जा करके फिर ये होंगे। ओके, गॉट इट। तो यानी कि ध्यान रखना है, पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना था, फिर उसके बाद में प्लस करना था। इसका आउटपुट ये आ गया। ओके, अगला, जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। पहले फिर क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो फिर इसके बाद में क्या कहते हैं कि इसका आंसर आ गया। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आ गया। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 15.0 क्या लिखा था, 15.0 अपॉन में 4 प्लस 3, 8 + 3। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना है तो स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन में हम क्या करते हैं, ये तो वही लिखा हुआ है स्टेप वन में, वही सीधा सीधा लिखते हैं। स्टेप वन में सबसे पहले देखो ये क्या है, ये फ्लोट है, लेकिन ये फ्लोट नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, ये भी फ्लोट में कन्वर्ट। तो 4.0 डिवाइड करना था, और प्लस में 8.0। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, ये भी फ्लोट में हो गया, क्योंकि हमें पता है फ्लोट और फ्लोट ऐड हो गए, तो ये भी फ्लोट में हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। किसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट को सॉल्व कर, तो ये हो जाएगा 11.0। ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो फिर ये आ गया। अब उसके बाद इसको डिवाइड कर लो, क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो। 4 को जब डिवाइड करोगे 3.75 प्लस में 11.0, लास्ट में क्या हो जाएगा, 14.75, लास्ट में क्या आ जाएगा, 14.75। ये आउटपुट आ गया। ओके, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब पाइथन में हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, पाइथन में इनपुट और आउटपुट फंक्शन क्या है, पाइथन में इनपुट और आउटपुट क्या है। अगर हमें डेटा को इंटर करना है, हाँ, इफ वी नीड टू इंटर डेटा और इंटर चॉइसेस इनटू अ प्रोग्राम, हमें बार बार क्या करते हैं कि डेटा को इंटर करता है पड़ता है प्रोग्राम में। तो इन पाइथन वी यूज इनपुट फंक्शन। हाँ, हमें वैल्यू को इंटर कराने के लिए क्या लेना पड़ता है, इनपुट फंक्शन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट्स यूजर इंटर डेटा। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इंटर कराता है डेटा। ओके, इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग। किसी भी चीज को ये एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, किसी भी चीज को ये एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। इसका सिंटैक्स ये है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा नेम, तो मैंने लिख दिया इनपुट, एंटर योर नेम। तो जब आप इसमें एंटर करोगे, ये क्या कहते हैं, अब इसमें क्या कहते हैं कि एंटर करने के बाद में पूछेगा कि नेम आपका क्या है। हाँ, तो आप अपना नेम क्या कहते हैं कि लिख दो, एंटर योर नेम में क्या लिख दोगे। तो ये आप इनपुट करा सकते हैं, ये इनपुट करा सकते हैं। ध्यान रख लो, कुछ भी आप इनपुट करते हो, चाहे नंबर ही होगा, नंबर को भी इनपुट कराओगे, नंबर को भी इनपुट कराओगे, तब भी क्या कहते हैं कि नंबर को भी इनपुट कराने पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, नंबर को भी इनपुट कराने पर भी आपको मिलने वाला है स्ट्रिंग। ध्यान रख लो कि जो यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग। क्या इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इनपुट फंक्शन रिटर्न स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। क्या स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग को रिटर्न करना, हमेशा स्ट्रिंग को रिटर्न करता है।
Prompt is the string. Prompt is the string to make display on the screen prior to taking input, but it is optional. Prompt क्या होता है? ऑप्शनल होता है. आप prompt लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं होती. ओके, इतना बात समझ में आया कि छोड़? ओके. इनपुट को अगर हमें क्या कहते हैं कि इनपुट टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड. कीबोर्ड में क्या टाइप करते हो उसी को इनपुट लेता है. ओके. और उसको अगर स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इज स्ट्रिंग और असाइन कर देता है वेरिएबल. ओके, इतना बात समझ में है? इनपुट फंक्शन जो भी आप कीवर्ड में टाइप करते हो उसको एज अ स्ट्रिंग ले लेता है. उसको क्या करता है कि एज अ स्ट्रिंग ले लेता है. जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एफ नेम इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम. तो जब फर्स्ट नेम आपने लिख दिया, इसमें फर्स्ट नेम आपने अर्नब लिख दिया तो अर्नब आ जाएगा. एज इनपुट एंटर योर एज, तो आपसे एज पूछेगा, एंटर योर एज तो आप 19, जो भी एंटर करते हो वो वहां पे पहुंच जाएगा. जितना भी इंटर करोगे. ध्यान रख लो कि यहाँ पे जो 19 लिखा है ये नंबर नहीं है. गलती से भी इसको नंबर मत समझ लेना, नंबर डेटा टाइप नहीं है. क्योंकि ये जो आया है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप. क्योंकि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में ही देता है. स्ट्रिंग हमेशा इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में ही देता है. अगर हमें इसको अगर हमें इसको स्ट्रिंग को, जो इसमें स्ट्रिंग आया था, ये स्ट्रिंग आया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा. अगर स्ट्रिंग को हमें चाहिए कि इंटीजर चाहिए, हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए. अगर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने बोला कि ये स्ट्रिंग है, तो हमें स्ट्रिंग के बजाय हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए. नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें बाहर ब्रैकेट लगा करके क्या लगा देंगे, इंट. तो यही यहाँ पे अगले प्रोग्राम में किया गया है. यहाँ पे देखो बाहर क्या किया गया, ब्रैकेट लगा करके इधर क्या लिख दिया, इंट कर. तो बड़े आसानी से हम इसके डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं. बड़े आसानी से हम इसके डेटा टाइप को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. समझ आएगी, नहीं समझ? ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कैसे? अच्छा. और आउटपुट फंक्शन प्रिंट जो है वो एक आउटपुट फंक्शन. प्रिंट जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट फंक्शन होता है. ओके, प्रिंट जो होता है वो आउटपुट फंक्शन है. ओके, गॉट इट. अब यहाँ तक देखो, पहले इसको समझते हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ. जैसे मान लो कि अभी मैंने लिखा, एक प्रोग्राम लिखा कि क्या कहते हैं कि ए इक्वल टू इनपुट या लेंथ इक्वल टू, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. तो हम कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले लिखेंगे लेंथ. लेंथ को अपनी तरफ से हम इनपुट लेना चाहते हैं तो लिखूंगा लेंथ. यहाँ पे इंट लगा दूंगा क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए. इंट इनपुट. अब क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इंटर दी लेंथ. ओके, ऐसे ही ब्रिड्थ इंट लिख दो. इंट क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारा नंबर इंटीजर आ जाए, इंटीजर आ जाए. अगर हम क्या कहते हैं कि इनपुट यहाँ पे इंटर द विड्थ. अगर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इंटीजर नहीं लगाते तो हमारा जो लेंथ का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, स्ट्रिंग आता है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. और यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रिंट कर देंगे, या एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ. और एरिया इक्वल टू प्रिंट एरिया. तो अब सबसे पहले जैसे ही प्रिंट एरिया करेंगे और रन करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा इंटर. जैसे ही रन करना शुरू करेंगे, जब आप रन करेंगे सबसे पहला लाइन आ जाएगा, इंटर द लेंथ. जब आप इंटर द लेंथ पे क्या कहते हैं करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटर द लेंथ में, यहाँ पे ऐसे इसको लगा दो. यहाँ पे इंटर द लेंथ में जानते हैं क्या आ जाएगा. आपने जो इंटर किया, मान लो आपने 10 इंटर किया, 10 आ जाएगा. फिर ऐसे ही आपने इंटर द विड्थ में इंटर द, फिर जैसे ही 10 इंटर करेंगे तुरंत इंटर द विड्थ आ जाएगा. इंटर द विड्थ करेंगे तो कितना आपने लिख दिया, 20. तो आउटपुट अपने आप तुरंत आपका आंसर आ चुका होगा 200. ठीक है, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा 200. तो ये यहाँ तक बता दी. ओके, गॉट इट. यानी कि
अगर हम केवल यहाँ पे इनपुट नहीं लगाए, मान लो कि ऐसे करते हैं, लेंथ ये लिख देता हूँ डायरेक्ट इनपुट, और क्या कहते हैं कि एंटर द लेंथ। हाँ, तो अब क्या होगा, मान लो कि, और ब्रिड्थ, ब्रिड्थ में भी क्या कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं कि इनपुट एंटर द ब्रिड्थ, और फिर क्या कहते हैं कि अगर हम लिख देते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ ब्रिड्थ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर प्रिंट एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आएगा जैसे ही रन करोगे तुरंत आ जाएगा इंटर द लेंथ। क्या आ जाएगा, इंटर दी लेंथ। तो लेंथ आप इंटर करोगे, लेंथ इंटर करोगे 10, और फिर करेगा कि अब आगे करेगा इंटर द विड्थ, इंटर द ब्रेड्थ। अब आप जैसे ही ब्रेड्थ एंटर करोगे 20, ठीक है 30 हुई, लेकिन इसके बाद एरर दे देगा, इसके बाद एरर दे देगा क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता, स्ट्रिंग जब दोनों स्ट्रिंग हो गए तो उसका मल्टीप्लाई होकर के 200 नहीं आए। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग था, ये दोनों ही क्या है, स्ट्रिंग के रूप में, क्योंकि यहाँ पे आपने बाहर इंटीजर नहीं रखा। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं, डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड करना, एरर को फाइंड करना। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम में कोई एरर होगा, कोई भी हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, या तो एग्जीक्यूट नहीं होगा या तो कोई भी गलत आउटपुट। ठीक है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी तो या तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा या तो वो गलत आउटपुट देगा। ओके, तो इसमें तीन टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर, एक होता है रन टाइम। ठीक है, तीन टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में आप क्या करते हो, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो, सिंटैक्स एरर में या तो ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, पैरेंथेसिस लगाना भूल गए। लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज रूल्स that determine how to program is written. हाँ, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है सिंटैक्स आर द रूल्स, ये बताते हैं, सिंटैक्स कुछ रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। सिंटैक्स कुछ रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ओके, द इंटरप्रेटर कैन इंटरप्रेट द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम ओनली इफ सिंटैक्टिकली करेक्ट। सिंटैक्टिकली करेक्ट, तो जब तक नहीं होगा प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं होगा तब तक उसको क्या कहते हैं कि इंटरप्रेटर कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता। क्या, जब तक, जैसे मान लो कि अब आपने लिख दिया ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3, और सी इक्वल टू 4, और आपने क्या किया, सम इक्वल टू, ऐसे करके ए प्लस बी प्लस सी, और आपने करा दिया प्रिंट सम। क्या करा दिया, प्रिंट सम। अब प्रिंट सम कराया तो ये आ जाएगा एरर, जब इसका आउटपुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एरर। और वो एरर होगा सिंटैक्स एरर। क्या होगा, एरर सिंटैक्स एरर, क्योंकि ब्रैकेट, अगर आपने पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस लगाया है तो क्लोज पैरेंथेसिस भी तो लगाना होगा, जो कि आपने नहीं लगाया। यहाँ पे देखो क्लोज पैरेंथेसिस मैंने नहीं लगाया था, तो इसकी वजह से एरर आएगा। तो यानी कि जब हम पैरेंथेसिस वगैरह नहीं लगाते हैं, हाँ, तो ये सब क्या होता है, सिंटैक्स, ये सब क्या होता है, सिंटैक्स एरर। ओके, गॉट इट। If a syntax error is present, the interpreter shows the error message. इस error message में बताता है और वहीं से स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन, वहां से स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन। सच एरर नीड टू बी रिमूव्ड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ऐसे एरर को हमें क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूशन के पहले ही क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूशन के पहले ही हमें इनको रन कराना चाहिए। ठीक है, रन कराने के पहले ही रन कराने के पहले ही ऐसे एरर को हमें हटाना चाहिए। फिर सेकेंड टाइप का जो एरर आता है उसका नाम है लॉजिकल एरर। जो सेकेंड टाइप का एरर आता है उसका नाम है लॉजिकल एरर। तो अब ये लॉजिकल एरर क्या होते हैं ये समझ। लॉजिकल एरर कौन से होते हैं, इन्हें इन्हें सिमेंटिक एरर भी होता है। लॉजिकल एरर का मतलब सिमेंटिक एरर,
यानी ये मीनिंग में गड़बड़ी बताते हैं। सिमेंटिक का मतलब भी होता है मीनिंग, ठीक है। ये अच्छा देखो, सिंटैक्स एरर स्टॉप द एग्जीक्यूशन। सिंटैक्स एरर क्या करते हैं, स्टॉप द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं। सिंटैक्स एरर हमेशा एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन सिमेंटिक एरर कभी भी नो डजंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन को कभी भी स्टॉप नहीं करते। सिमेंटिक एरर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करते हैं। ओके, गॉट इट। A logical error or bug does not stop the execution, but a program behaves incorrectly. ये क्या करते हैं कि कुछ अलग आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये प्रोग्राम गलत तरीके से बिहेव करेगा, ये गलत तरीके से उसका आउटपुट कुछ और आएगा, आप चाहते कुछ और, आउटपुट कुछ और आएगा। ओके, गॉट इट। जब आपने यहाँ पे सिंटैक्ट के बजाय अगर आपका लॉजिकल एरर है तो आउटपुट कुछ और आने वाला है। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पे जैसे आपने लिखा 10+12/2, ऐसा नहीं है कि इसका आउटपुट नहीं है, इसका आउटपुट आएगा ना, इसका आउटपुट आएगा 2 6 12 16। और आप चाह क्या रहे थे, आप चाह रहे थे कि ऐसा है 10+12/2, आप चाह रहे थे कि इसका आंसर आए ये, आप चाह रहे थे इसका आंसर आ जाए 11, ठीक है। तो आपको, आप चाहते थे तो 11 आए आंसर, लेकिन आया था 16। उसका रीजन है कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी था, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी था। तो यानी कि जब आपने यहाँ पे क्या किया कि लॉजिकल एरर्स में क्या होता है, लॉजिकल एरर्स में आपके ये मैसेज का मीनिंग बदल जाएगा, आपके कोड का मीनिंग बदल जाएगा, आपके कोड का आउटपुट बदल जाएगा, लेकिन कोड रन होगा। और सिंटैक्स एरर में कोड रन नहीं होता। इतना बात समझ आए? ओके, गॉट इट। अगला जो है उसका नाम है रन टाइम एरर। अगला जो नाम है उसका नाम है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। ये क्या होता है, अचानक से क्या कहते हैं कि अचानक से क्या कहते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाता है। पहले तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, लेकिन बीचों बीच में से वो क्या कहते हैं कि एबनॉर्मली हो जाता है। रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकली बट इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। हाँ, जब तुम्हारा स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन उसको उसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तब रन टाइम एरर रहता है। जैसे मान लो कि आपने लिख दिया प्रिंट 1/0, तो 1/0 हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर ही आएगा रन टाइम एरर। यहीं पे रन टाइम एरर होगा, क्योंकि क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो कभी भी इंटरप्रेट मतलब कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ सही है, बस गड़बड़ी यहाँ पे है कि आप इसको क्या कहते हैं कि परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको इंटरप्रेटर खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है, सीमेंट हाँ, सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है, सिमेंटिकली भी करेक्ट है, बट इसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं कर सकता, इसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ओके, तो वही वी हैव अ स्टेटमेंट डिवीजन ऑपरेशन। हाँ, हम डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं रख सकते, अगर डिनोमिनेटर में जीरो रखेंगे तो रन टाइम एरर आएगा ही। हाँ, रन टाइम एरर आएगा ही आएगा। तो अब आपसे पूछा जाता है डिबगिंग क्या होता है। डिबगिंग का मतलब ये होता है आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द एरर, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर इज नोन एज, हाँ, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिबगिंग, तो डिबगिंग का मतलब लिख देना द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स। लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स को क्या कहते हैं कि पहले फाइंड करना फिर उनको हटाना ही क्या कहलाता है, डिबगिंग। उसे ही क्या कहते हैं, डिबगिंग। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है समझ। फंक्शन क्या होता है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट। एक फंक्शन जो होता है उसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, और इन सब स्टेटमेंट का कोई एक ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क होता है। हाँ, a function refers to a set of statements or instructions grouped under the name to perform a specific task, ठीक है। हर फंक्शन का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क हो, ठीक है। तो फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका एक क्या होता है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है। हाँ, और इसी को हम बोल देते हैं फंक्शन। फॉर अ रिपीटेड और रूटीन टास्क वी डिफाइन अ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन हम कब बनाते हैं, जब कोई भी टास्क बार बार रिपीट कर रहा होता है तब हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, फंक्शन। जब कोई भी टास्क बार बार रिपीट कर रहा होता है, कोई भी टास्क बार बार रिपीट कर रहा होता है तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ टास्क, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं,
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। A function is defined once and can be reused at multiple bases. फंक्शन को एक बार डिफाइन करना होता है, उनको यूज हम बार बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। ओके, लिखना मतलब उस फंक्शन को हमें एक बार लिखना पड़ेगा, लेकिन वैसे फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि फंक्शन को हमें लिखना तो एक बार पड़ता है, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं कि बार बार यूज कर सकते हैं बाई कॉलिंग द दैट फंक्शन। उस फंक्शन को कॉल करके हम उस फंक्शन को बहुत बार यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। सपोज वी हैव अ प्रोग्राम विच रिक्वायर्स टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो कि हमें क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत जगह पे यूज करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हाँ, नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एवरी टाइम वी कैन क्रिएट अ कॉल कैल्क कंपाउंड इंटरेस्ट इनसाइड दैट फंक्शन वी कैन राइट द कोड। उसके अंदर उसका कोड लिख देंगे और फिर उसको बार बार जहां जहां जरूरत होगी उसको हम क्या करते हैं कि रन करा लेंगे, जहां जहां उसको जरूरत होगी हम उसको क्या कर रहे हैं, रन करा लेते हैं। याद करो हमने पाइथन के दो बिल्ट इन फंक्शन यूज किए, बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन, बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से यूज किए थे? एक था प्रिंट, प्रिंट का काम क्या होता है, आउटपुट देना। और दूसरा क्या यूज किया था हमने, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का काम क्या था, और इनपुट फंक्शन का काम था इनपुट लेना। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। और भी बहुत सारे इनपुट बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वहां पे आपको इंपोर्ट कमांड यूज करना पड़ता है, बिल्ट इन फंक्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन नेम। अब हमें क्या करना पड़ता है कि फंक्शन के बारे में, टू यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट्स। while calling a function we may pass values, कि जो वैल्यूज ब्रैकेट में लिखी होंगी उन्हें हम बोलते हैं आर्गुमेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो पैरेंथेसिस के अंदर होगी, और ये हर एक फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू। ठीक है, हाँ, अ फंक्शन में और मे नॉट हैव अ रिटर्न। हाँ, हाँ, फंक्शन के पास में रिटर्न वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अ फंक्शन परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स के बेसिस पे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ, ठीक है, आर्गुमेंट्स बेसिस पे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। और क्या कहते हैं कि रिजल्ट को क्या कहते हैं कि नेक्स्ट कॉलिंग पॉइंट पे पास कर दिया जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि नेक्स्ट कॉलिंग पॉइंट पे पास कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, हमने बिल्ट इन फंक्शन इनपुट इंट और प्रिंट देखा। कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर यूज करना है, तो हमने क्या किया, नम इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर हमने यूज किया, और फिर स्क्वायर में नम इंटू नम कर लिया, प्रिंट आ गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा कि यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, देखो इनपुट, इनपुट प्रिंट, ऐसे ही डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन होते हैं, बूल, कैरेक्टर, डिक्शनरी, फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट, ऑर्डर। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं कि यहाँ पे मल्टी, हाँ, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, एब्सोल्यूट डी, हाँ, और क्या कहते हैं कि ये डिव, हाँ, डिव मोड, और मैक्सिमम, मिनिमम, पावर, और क्या कहते हैं कि सम। ऐसे ही क्या कहते हैं कि अदर फंक्शंस होते हैं जैसे इंपोर्ट, लेंथ, रेंज, टाइप, अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। ओके, अब यहाँ से बचा इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और ऐसे। ओके, चलिए।